रिश्ता नहीं, एक जिम्मेदारी होती है जो हर हाल में निभाई जाती है, वरना वो सिर्फ एक समझौता बनकर ही रह जाती है। अयान और रोहित दो अलग अलग परिवारों से लेकिन दिल से एक थे। बचपन से लेकर कॉलेज तक दोनों की दोस्ती पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। अयान गंभीर और ईमानदार था, जबकि रोहित तेज तरार और चालाक पर दिल का साफ था। अरे रे रे, ये क्या कर रहा है? हमें जितने आम चाहिए थे वो हमने ले लिए हैं। अब तू ठाकुर की पूरी बाग खाली करेगा क्या? हाँ, करूंगा पूरी खाली। बचपन में जब हम यहाँ आए थे तो उसने तेरी हाथ पर कितनी बेरहमी से मारा था। पूरा हाथ सूज गया था तेरा। तू लिख भी नहीं पा रहा था। तू भूल गया होगा, लेकिन मुझे अभी तक याद है। अब तो मैं उसका बदला लेकर रहूंगा। अरे लेकिन वो बचपन की बात थी रोहित। हाँ तो उसने मेरे दोस्त पर हाथ उठाया था ना, तो बदला लेना तो बनता है मेरे दोस्त। ठीक है, जो मन में आए वो कर। मैं भला तुझसे कभी जीत पाया हूं? अयान और रोहित की दोस्ती वाकई में काफी गहरी थी। उन दोनों का सपना था एक ऐसा डिजिटल स्टार्टअप बनाना जो गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे सके। कॉलेज के फाइनल ईयर में दोनों ने मिलकर एक अनोखा एजुकेशन ऐप बनाया। वो ऐप इतना अनोखा था कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल हो गया, जिसमें जीतने पर 10 लाख की फंडिंग और विदेश में ट्रेनिंग का मौका मिलता। आखिर हमें जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया। हमारा सपना पूरा होने वाला है। हाँ मेरे भाई, हमारा सपना जरूर पूरा होगा। अयान और रोहित दोनों ने अपने ऐप के लिए दिन रात मेहनत की थी, लेकिन दोनों के नाम पर आवेदन भेजने के बावजूद जब रिजल्ट आया तो उस पर सिर्फ रोहित का नाम था। अयान हैरान रह गया। उसने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों ने नाम भेजा था ना। तू टेंशन मत ले, शायद तकनीकी गलती हुई होगी। तू चिंता मत कर, हम दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे। रोहित की बात सुनकर अयान शांत हो गया और उसने रोहित पर आंखें बंद करके भरोसा किया। लेकिन एक हफ्ते बाद जब कंपनी रजिस्ट्रेशन की खबर आई तो अयान को पता चला कि रोहित ने अकेले अपने नाम से कंपनी रजिस्टर करवा ली है। ये बात सुनकर अयान के होश उड़ जाते हैं। उसका दिल टूट चुका था। उसके बचपन के दोस्त ने उसे धोखा दे दिया था। अयान ने हिम्मत करके रोहित से पूछा, रोहित, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे यार अयान मेरे भाई, तू बहुत भोला है। बिजनेस में इमोशंस नहीं चलते। तू चाहे तो मेरी कंपनी में जॉब कर सकता है। रोहित की बात सुनकर अयान और भी बिखर गया। उसे रोहित की बातों में घमंड सुनाई दे रहा था। रोहित से बहस करना अयान को सही नहीं लगा। वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अयान शहर छोड़कर अपने गांव लौट गया। अयान के साथ जो हुआ उससे वो बड़ा मायूस था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव आते ही उसने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। साथ ही सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो डाले जो देखते ही देखते वायरल हो गए। ये हुई ना बात। देखो देखो सर, आप इस वीडियो में कितने अच्छे लग रहे हो। अच्छा, जरा देखो तो। ये रहा। सर, आप तो धीरे धीरे वायरल हो रहे हो। देखा, फिर आपसे सीखने के लिए दूर दूर से स्टूडेंट्स आएंगे। हाँ, काश ऐसा हो जाए ताकि मैं जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा दे सकूं। बस अब जल्दी से इस स्कूल को बढ़ने के लिए अच्छी फंडिंग मिल जाए। समझो, फंडिंग मिल गई। अरे दिवाकर जी, आइए, बोलिए, क्या कह रहे थे आप? अरे खुशखबरी है। मुझे अभी सरपंच जी ने बताया कि एक एनजीओ हमारे इस स्कूल को फंड देना चाहता है। क्या सच में? हाँ, अब देखना, हमारा ये स्कूल बड़ा और वो क्या कहते हैं, हाँ, एडवांस बन जाएगा। जरूर दिवाकर जी। आखिर अयान की मेहनत रंग लाई। एनजीओ के फंड के कारण स्कूल में नए बदलाव किए गए। नए उपकरणों का उपयोग शुरू किया गया, जैसे कि डिजिटल लर्निंग बोर्ड, टैबलेट और वीडियो कंटेंट से पढ़ाई करना भी शुरू हुआ। देखते ही देखते 2 साल में अयान पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। वहीं दूसरी तरफ रोहित की हालत बिगड़ती जा रही थी। रोहित की कंपनी ने पहले तो बहुत उड़ान भरी, सोशल मीडिया पर वायरल इंटरव्यू, लेकिन जल्द ही असली परीक्षा शुरू हुई। वो पैसे की लालच में आ गया। फेक डेटा दिखाकर इन्वेस्टर्स को लुभाना शुरू कर दिया, लेकिन उसका झूठ पकड़ा गया और जल्द ही सबका उससे भरोसा उठ गया।
स्टाफ ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए। इन्वेस्टर्स ने केस कर दिया। आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी रोहित के हाथ उसकी कॉलेज की पुरानी डायरी लगी, जिसमें एक अयान के नाम का नोट लिखा था। अयान मेरे भाई, अगर मैं कभी रास्ता भटक जाऊं तो मुझे सही रास्ते पर लाना मत भूलना, क्योंकि ये बस तू ही कर सकता है और कोई नहीं। और मैं जानता हूँ कि तू मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। उस डायरी में लिखा वो नोट पढ़कर रोहित जोर जोर से रोने लगा। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने ही दोस्त के साथ विश्वासघात किया। रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बिना बताए गांव पहुंचा, जहां अयान बच्चों को पढ़ा रहा था। वो चुपचाप स्कूल के बाहर बैठ गया। घंटों बीते, लेकिन आखिरकार उन दोनों की मुलाकात हो ही गई। रोहित अयान की आंखों में पश्चाताप से देख रहा था। उसने कहा, अयान मेरे भाई, मुझे माफ कर दे यार, मैं खो गया था। मेरी आंखों पर लालच की पट्टी थी। मुझे माफ कर दे प्लीज। माफ कर दिया? क्या माफ कर दिया दोस्त? मैंने तुझसे नफरत नहीं की, बस भरोसा टूट गया था। तो अब जो हुआ है उसे भूल जाते हैं। अयान की बातें सुनकर रोहित ने उसे गले से लगा लिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रोहित ने अपनी पिछली जिंदगी को भूलकर अयान के साथ नई शुरुआत की थी। उसने अपने पहचान के कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से अयान को मिलवाया, ताकि अयान के स्कूल की ब्रांच अलग अलग गांव में ओपन की जा सके। रोहित यार, शुक्रिया। तुम नहीं होते तो मैं ये सब इतनी जल्दी नहीं कर पाता। बस क्या यार, दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। रोहित और अयान की दोस्ती अब धीरे धीरे पहले जैसी हो रही थी कि तभी रोहित के एक पुराने बिजनेस पार्टनर रणवीर, जिसने उसकी कंपनी से हाथ खींच लिया था, अब गांव में नकली डिजिटल स्कूल खोलकर अयान की प्रतिष्ठा को गिराना चाहता था। रणवीर ने झूठे आरोप लगाए कि अयान बच्चों को गलत कंटेंट दिखाता है, सरकार से गलत फंड लेता है, जिससे स्कूल बंद करने की नौबत आ गई। हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? अभी तो सब ठीक चल रहा था और अब ये रुकावट। अयान, तूने कुछ नहीं बिगाड़ा है। ये सब मेरी गलतियों का अंजाम है जो तुझे भुगतना पड़ रहा है। लेकिन तू घबरा मत, इसे कैसे रोकना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जैसा कि रोहित ने कहा था, उसने रणवीर का झूठा चेहरा बड़े होशियारी से सबके सामने लाया। उसने पुराने सबूत इकट्ठे किए, जिसमें रणवीर का असली रूप सबके सामने आया, और साथ ही उसने अयान की मेहनत और बच्चों की प्रगति दिखाते हुए वीडियो पूरी मीडिया को भेजे, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकार ने फिर से गांव ज्ञान केंद्र को सम्मानित किया और अयान और रोहित का खूब नाम हुआ। गुड़िया अपने भाई भोलू और उसकी पत्नी रंभा के घर रहा करती थी। भोलू की अभी नई नई शादी हुई थी और रंभा बहुत ही दुष्ट और चालाक स्वभाव की थी। एक दिन रंभा भोलू से अकेले में कुछ बात कर रही थी। अरे जी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? कहना क्या चाहती हो रंभा? आपका तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। रहने ही दीजिए आप तो अब। अरे बोलो तो, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ रंभा। अच्छा, कुछ भी? हाँ बाबा, कुछ भी। तो अपनी बहन का कुछ करिए। मुझे क्या इसीलिए यहाँ पर ब्याह कर लाए थे कि आपकी बहन की चाकरी करती रहूं? अरे रंभा, पर गुड़िया दीदी तुमसे ज्यादा काम करती हैं। भोलू रंभा का गुस्सा देख उसके कान में जाकर धीमे स्वर में कहता है, तुम शायद ये बात अब तक जानती नहीं हो, पर मेरे पिताजी ने आधी संपत्ति गुड़िया के नाम कर दी थी। उन्हें लगा कि गुड़िया को गोद लिया है तो उसे हक नहीं मिलेगा और दिक्कतें आएंगी। इसी कारण जमीन और संपत्ति पहले ही बांट दी गई थी, तो आधा घर दीदी ही चला रही हैं। इसीलिए उनके बारे में ऐसी बातें मत किया करो। सुनिए, आपने अभी अभी कहा था कि आप कुछ भी करेंगे मेरे लिए, है ना? हाँ, कहा तो था। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है, बताती हूँ। रंभा भोलू के कानों में कुछ बातें बताती है और भोलू चकित रह जाता है। रंभा एक मुस्कान देती है, पर भोलू सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद भोलू और रंभा गुड़िया के कमरे में जाते हैं
गुड़िया सब्जियां काट रही थी। रंभा मुस्कुराते हुए कहती है, लाइए दीदी, मैं काट दूं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं काट लूंगी। क्या बात है, आजकल बड़ी खुश दिखाई देती हो रंभा। वो दीदी, दरअसल मैं एक नए बिजनेस की सोच रहा था। रंभा के पिताजी भी शहर में हैं। उन्होंने कहा है कि यदि मैं पूंजी जमा कर दूं तो वो मेरी मदद करेंगे। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है भोलू। तो दिक्कत क्या है, बहन को छोड़कर नहीं जाना चाहता क्या? हाँ दीदी, वो भी बात है, और एक और बात है जो वो डर के मारे कह नहीं पा रहे हैं। आप कहें तो मैं बोलूं? गुड़िया भोलू के परेशान चेहरे को देखती है और रंभा से पूछती है, आखिर दिक्कत क्या है, तुम ही बताओ रंभा। दिक्कत ये है कि इनके पास पूंजी पूरी इकट्ठा नहीं हो पा रही है दीदी। इन्होंने सोचा ये अपनी जमीन बेचकर पूरी कर लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, तो कितने पैसों की कमी हो रही है? अब तक बस आधे ही पैसे जमा हो पाए हैं। मेरे नाम पर भी पिताजी ने उतनी ही जमीन रखी है। उनकी बनाई हुई जमीन बेचना तो मैं नहीं चाहती, पर अगर भोलू के काम आएगी तो मुझे कोई संकोच नहीं है। रंभा सफल होने पर मुस्कुराने लगती है और दोनों पति पत्नी गुड़िया के साइन लेकर कुछ ही दिनों में सारी जमीनें बेच देते हैं। एक हफ्ता बीत गया था और आज सब ट्रेन में बैठकर शहर के लिए निकल पड़ते हैं। शहर तो मैं आज तक नहीं गई, बस पिताजी कहते थे कि किसी दिन ले चलेंगे। हाँ दीदी, इसीलिए तो हम शहर चल रहे हैं। इस तरह से पिताजी की बात भी पूरी हो जाएगी। तुमने मुझे अपने साथ लाकर बहुत अच्छा किया भोलू। मुझे अकेले रहने का बिल्कुल मन नहीं था। अरे दीदी, आपकी वजह से ही तो हम शहर आने के पैसे जुटा पाए, और इनके व्यवसाय के भी। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना रंभा। बातचीत करते करते काफी समय बीत गया और सब एक स्टेशन पर पहुँचते हैं। भोलू रंभा और गुड़िया के साथ एक स्टेशन पर उतरता है। क्या हम शहर आ गए भोलू? हाँ दीदी, हम आ गए हैं। बहुत भूख लग रही है, क्यों रंभा? हाँ, भूख तो लगी है। वहाँ देखो, वो समोसे की दुकान लगती है। मैंने तो बहुत सुना है, मुझे वही खाना है। हाँ ठीक है, आप लाइन में लग जाइए और समोसा ले आइए। ठीक है, जैसा तुम कहो। भोलू और रंभा ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं और गुड़िया समोसा लेने के लिए खड़ी हो जाती है। रंभा, क्या ये सच में सही रहेगा? आप चुप ही रहिए, ऐसे ही छुटकारा मिलेगा। अब शांति से बैठिए और परेशान मत करिए। असल में रंभा और भोलू गुड़िया को वहीं छोड़कर जाने के फिराक में थे, क्योंकि पैसे मिलने के बाद गुड़िया उन्हें बोझ लगने लगी थी। कुछ ही पल में ट्रेन चल पड़ी और गुड़िया अब समोसे लेकर दोनों के लौटने का इंतजार कर रही थी। पता नहीं दोनों कब आएंगे, समोसे भी ठंडे हो जाएंगे। कोई बात नहीं, आने दो भोलू को, आज खूब डांट लगाऊंगी। बेचारी गुड़िया, जिसने बचपन से भोलू को इतना प्यार दिया, भले भोलू उसका सगा भाई ना हो, आज उसे उसी भोलू ने रेलवे स्टेशन पर अकेला छोड़ दिया। काफी समय बीत गया और अब रात होने आ गई। गुड़िया हड़बड़ा कर उठी और पास ही खड़े स्टेशन मास्टर से पूछने लगी, अरे मास्टर जी, मेरे साथ मेरा भाई और भाभी आए थे। मैं घंटों से उनका इंतजार कर रही हूँ, पर वो अब तक नहीं आए। अच्छा बिटिया, यहाँ कोई घटना तो आज हुई ही नहीं और मुझे बोलते बुरा लग रहा है, पर शायद वो दोनों तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भोलू कभी ऐसा नहीं करेगा। उसके लिए मैंने ये समोसे खरीद कर रखे थे, पर वो अब तक नहीं आया। बिटिया, मैं कई सालों से यहाँ पर स्टेशन मास्टर हूँ और मैंने कई घटनाएं देखी हैं, पर यदि अगर कोई तुम्हें भूल कर चला गया होता तो अब तक वो यहाँ वापस आकर तुम्हें ले जाता। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। वो इस बात पर भरोसा ही नहीं कर पा रही थी कि असल में उसके साथ भोलू कभी ऐसा कर भी सकता है। मुझे तो अंदेशा है कि वो दोनों तुम्हें यहाँ छोड़ कर गए हैं। भोलू, रंभा। 2 दिन बीत गए। गुड़िया ने कुछ नहीं खाया। उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई थी।
स्टेशन मास्टर ने उसकी ये हालत देखी और उसके लिए भेलपूरी लेकर आए। बिटिया, तुम्हारी ही उम्र की आज मेरी बेटी होती जो बचपन में खो गई थी। मुझसे तुम्हारी दिक्कत देखी नहीं जाती। तुम ऐसा करो कि मेरे घर चलो और ये लो, बहुत ही बढ़िया चीज लाया हूँ, खाकर देखो। मेरा मन नहीं है मास्टर जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा लो, थोड़ा सा खा लो। मेरी पत्नी बहुत बढ़िया खाना बनाती है और यहाँ स्टेशन पर यूं बैठे रहना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। गुड़िया की आंखें अब नम थी और उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था, पर उसने जैसे ही भेलपूरी खाई उसका मन कुछ अच्छा हो गया। अच्छी है। चलो बिटिया, अब घर चलो। मैंने अपनी पत्नी से पहले ही कह रखा था कि वो तुम्हारे लिए कुछ बना कर रखे। गुड़िया स्टेशन मास्टर के घर जाती है। वो उनसे और उनकी पत्नी से कहती है, मैं ये नहीं चाहती कि रोज इस घर में बिना कुछ पैसे दिए खाते रहूं। कृपया मुझे कुछ काम दे दीजिए मास्टर जी। बेटा, स्टेशन पर मेरी एक दुकान है, तुम उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करो और जो बनाकर बेचना चाहो बेचो। हाँ बिटिया, मैं भी तुम्हारा हाथ बटा दूंगी दुकान पर। आखिर दिन में मुझे वैसे भी काम नहीं रहता और घर में अकेलापन लगता है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पर वो भेलपूरी खाकर मेरा मन कुछ ठीक हुआ। मैं भी वही बेचूंगी। ठीक है बिटिया, हम दोनों का पूरा साथ तुम्हारे साथ है। कुछ दिन बीत चुके थे और गुड़िया की दुकान चल चुकी थी। गुड़िया भेलपूरी एक नए अंदाज में बना रही थी, चटनियों को मिलाकर। आइए, चटनी भेलपूरी खाइए। तीखी मीठी जैसी भी खानी है वैसी मिलेगी। लोग कतार लगाकर खड़े थे। कुछ ही दिन हुए थे, पर भेलपूरी की दुकान बहुत बढ़िया चलने लगी और स्टेशन मास्टर आए। बस कुछ ही दिन तो हुए हैं और तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है बिटिया। इसी तरह से चलता रहा तो तुम एक बड़ी व्यापारी बन जाओगी। आप भी पापा। पापा? ये सुनकर स्टेशन मास्टर की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें लगा कि गुड़िया ने उन्हें अपने माता पिता के रूप में मान लिया है। तू अब हमारी ही बिटिया है। गुड़िया, चाहे जो हो, हम तुम्हारा साथ हमेशा देंगे। आप दोनों ऐसे समय पर माता पिता के रूप में मिले जब मुझे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। आप मेरे लिए ईश्वर से कम नहीं हैं। कई महीने बीत गए और अब गुड़िया के 3 दुकान हो चुके थे उसी स्टेशन पर। और आज कई महीनों बाद एक बड़ी रोचक घटना हुई। भोलू और रंभा गुड़िया की दुकान पर आए। एक भेलपूरी देना। अरे भोलू, तुम? दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? दुकान पर काम दे दिया होगा किसी ने दया खाकर। चलो, अब 2 भेलपूरी दो। जी, अभी लाई। दोनों भेलपूरी लेकर खाते हुए बात करने लगे। चलो, अब तो आपको बुरा नहीं लगेगा ना? अब कम से कम इसे कोई काम तो मिल गया है। हाँ, चलते हैं। तभी वहाँ स्टेशन मास्टर आते हैं और गुड़िया से कहते हैं, बिटिया, तुम्हारी 4 दुकानों का हिसाब आ गया है और मजे की बात सुनो। वो क्या है पिताजी? इस बार का लाभ लाखों में हुआ है बिटिया। ये सब तो आपका ही है पिताजी। यदि आप न होते तो मेरे पिता के बाद किसी के होने का एहसास ही न होता। लाखों का लाभ? आपने सुना? हाँ, सुना तो सही रंभा, परवर कुछ नहीं। चलिए मेरे साथ। रंभा भोलू को लेकर गुड़िया के पास आ गई। वो दीदी, जरा सुनना। हम उस दिन आपको भूलकर आगे चले गए थे और फिर पैसों का इंतजाम ही नहीं हो पाया, तो आज यहाँ आ गए हैं। क्यों जी? हाँ दीदी, ये सही कह रही है। आप हमारे साथ चलिए। हमें माफ कर दीजिए दीदी। मैं तो कितने दिन से सोई नहीं थी आपकी चिंता में। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अपना व्यवसाय भी बना लिया है। हाँ दीदी, बहुत चिंता हो रही थी। आप हमें माफ कर देंगी ना? तुम दोनों? नहीं पिताजी, गैरों से कैसा गुस्सा। और भोलू, इसमें माफ करने जैसी कोई बात नहीं है। तुमने जिस भी वजह से मेरे साथ ऐसा किया या किसी की भी बात में आकर ऐसा किया, पर सच यही है कि मास्टर जी से ज्यादा अपना इस दुनिया में और मेरा कोई नहीं है। दीदी सुनिए तो,
आशा है आपको भेलपुरी अच्छी लगी होगी, फिर आइएगा। रंभा और भोलू की आवाज उनके गले में ही रह गई। दोनों हताश होकर वहाँ से निकल गए। बिटिया, माफ करना, शायद मुझे उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। नहीं पिताजी, गलती मेरी थी, पर मैं नहीं चाहती कि आप इन लालची लोगों के मुंह लगे। आप और माँ का बहुत प्यार मिला है मुझे। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी और इस भेलपुरी की दुकान को और बढ़ाऊंगी। गुड़िया, जो किस्मत की ठोकर खाकर ऐसे कगार पर थी कि कभी उबर ही ना पाए, कुछ अच्छे लोगों के सहारे से और खुद पर विश्वास करके आज वो एक व्यापारी बन गई थी और सफलता उसके पीछे भाग रही थी।